Hello everyone, good morning all of you. Dear students, I am SK अंकित बिफोर यू। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, मैंने ऑफलाइन यूनिट नंबर 1 संपूर्ण ख़त्म किया था एंड यूनिट नंबर 2 में से लगभग 3 से 4 टॉपिक ऑफलाइन पढ़ा दिया था। बट जैसे ही मैंने यूट्यूब पे आया तो यूट्यूब पे यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक EPE अपलोड करा। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिस्कस करा, वो भी हो गया है क्लियर। एंड टॉपिक नंबर 3 अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, वो भी वीडियो अपलोड है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हो तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप उन सभी वीडियो को आप टू द पॉइंट देखें। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 इलेक्ट्रिक डायपोल का। दैट्स वाई यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल को डिस्कस करने वाले हैं और यह बोर्ड के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको एक डेट दिख रहा होगा 14/4/2021। ये हमने पहले ही पढ़ा चुका हूँ और आप ही में से किसी बच्चों का कॉपी है और उसी से मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल का जो नींव रखने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम था डीवाई। एंड डीवाई ने क्या सोचा था, क्या उन्होंने इस पर हाइपोथेसिस दिया था, उन बातों को पहले आप सुने। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि डाइलेक्ट्रिक 2 प्रकार के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। आई होप आप इन सारे फैक्ट को केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अगर आप केमिस्ट्री में ना पढ़े हो तो मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में डाइलेक्ट्रिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करा था कि डाइलेक्ट्रिक को 2 भाग में बांटा गया था, पोलर और नॉन पोलर। पोलर में आया था एग्जाम्पल के फॉर्म में HCl, और वहाँ पे भी मैंने डायपोल के बारे में आपको हद तक बताया था। तो वहाँ से डायपोल के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी थी और हम यहाँ पे आपको डायपोल के बारे में उससे आगे वास्ट बताने वाला। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँ HCl को लेकर के। जैसा कि आप सभी बच्चे को पता है, HCl इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ होता क्या है कि पार्शली डेल्टा प्लस जो यहाँ दिख रहा है एंड यहाँ डेल्टा माइनस, ये है कि चार्ज का यहाँ पे पार्शली क्या होता है, एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है और जिस कारण से ये पार्शली इस पर प्लस डेल्टा आ जाता है, अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कहाँ की ओर जाते हैं, Cl की ओर। ठीक है, संपूर्ण इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होता, यहाँ पर आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन, ऐसा माना जाता है, ऐसा हाइपोथेसिस है कि ऐसा कन्वेंशन रहा है कि H से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, आंशिक रूप से किधर की ओर गया, Cl की ओर, और ये बनाते हैं किसको, इलेक्ट्रिक डायपोल को। H और Cl के बीच की सेपरेशन बहुत कम होती है, फिर भी साइंटिस्ट डीवाई यहाँ पे ओरिजिन मानते हैं और इस लेंथ को L कह देता है एंड इसको भी L कहते हैं। कुल मिला के ये हुआ कि डायपोल की जो टोटल लेंथ है वो 2L होता है। हो सकता है कि किसी बुक में इसे A भी मान लिया जाता है इस लेंथ को, वो डिपेंड करता है आपके सोच पे, आप क्या मानने वाले हो। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की यहाँ पे डिफिनेशन बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल सेम मैग्नीट्यूड तथा डिफरेंट या अपोजिट नेचर के 2 चार्जेज को बहुत ही वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर आइसोलेटेड सिस्टम में पेयर करते हैं तो बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल। दैट्स वाई आप समझ गए होंगे कि सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट नेचर के चार्ज को वेरी क्लोज डिस्टेंस पर सेपरेट करना इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाती है। जैसे कि मैंने जनरल फॉर्म में इसे, ये तो केमिस्ट्री के फॉर्म में है बट इसे जनरल फॉर्म में हमने दिखाया कि यहाँ प्लस चार्ज है एंड यहाँ माइनस चार्ज है और ये हमारे पास एक इंसुलेटर रड है। इंसुलेटर रड पर एक इन पर प्लस रखा, जो वहीं पे रुक गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है एंड इस साइड मैंने माइनस चार्ज रखा, वो वहीं पे रुक गया। अर्थात आप किसी कंडक्टर रड से डायपोल नहीं बना सकते। आपको अगर जब भी डायपोल बनाना हो तो आपको एक
इंसुलेटर रड लेना होगा। इंसुलेटर रड के एक एंड पर प्लस चार्ज एंड दूसरे एंड पर माइनस चार्ज रखना होगा, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक डायपोल, जनरल इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएंगे। पर जनरल इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है कि जो चार्ज आप रख रहे हो दोनों एंड पे, उनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होनी चाहिए, बट नेचर डिफरेंट होना चाहिए। बट नेचर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक डायपोल बनने वाला। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपको +2 कूलम है एंड यहाँ -1 कूलम है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक डायपोल जब भी आपको बनाना होगा तो आपको सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज लेना है, सेम मैग्नीट्यूड, अर्थात यहाँ 2 कूलम ले रहे प्लस में, तो यहाँ माइनस में 2 कूलम लेना होगा, तब जाके आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन संभव है। तो आई होप आप इलेक्ट्रिक डायपोल को समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के जस्ट बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, केयरफुली सुनिएगा। साइंटिस्ट ने जब इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा उसमें एक विशेष प्रकार का बिहेवियर आ रहा था, वो मूवमेंट कर रहे थे। इस आधार पे उनको एक टर्म मिला डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसे हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि सपोज करिए ये आपका डायपोल है, यहाँ -q चार्ज है एंड यहाँ पे हम ले रहे हैं +q चार्ज और यहाँ पे -q चार्ज। ये है आपको आइसोलेटेड नॉन कंडक्टिंग सिस्टम। हमने तभी भी बताया था कि कंडक्टिंग रड पे कभी भी आपको डायपोल बनने वाला नहीं है। अगर आपको डायपोल जनरल डायपोल बनाना है तो आपको लेना होगा कौन सा रड? इंसुलेटर रड, और ये हो गया उसका मिड पॉइंट ओ हो गया। एंड ये सेपरेशन आपका L है और ये सेपरेशन L है, तो टोटल लेंथ 2L है। डियर स्टूडेंट्स, इनकी मोमेंट, इनकी बिहेवियर पाया गया कि इसकी डायरेक्शन, इसमें जो मोमेंट था वो हो रहा था माइनस से प्लस की ओर। डायपोल में जो मोमेंट जो था वो किधर से किधर था? माइनस से प्लस। तो साइंटिस्ट ने इसका जो एक्सप्रेशन प्राप्त किया, व्यंजक प्राप्त किया, वो ऐसे प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि डायपोल के किसी एक पोल का चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, डायपोल के किसी एक पोल के चार्ज का क्या ले लो? मैग्नीट्यूड ले लो, तथा उनके डायपोल के बीच की, प्लस और माइनस के बीच की जो दूरी है, डायपोल के दोनों पोल के बीच की जो दूरी है, उनको मल्टीपल कर दो, क्योंकि वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका भी मोड लेना है। इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए तो आपको डायपोल मोमेंट प्राप्त हो जाएंगे 2qL। इट इज़ अ स्केलर फॉर्म। ये है आपको स्केलर फॉर्म है। आई होप आप समझ गए होंगे डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हिंदी में होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ध्यान सुनना। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के किसी एक पोल का चार्ज का मैग्नीट्यूड एवं उनके बीच के जो सेपरेशन 2L है, उसी के मल्टीपल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड P बराबर, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि डायपोल के किसी एक पोल का चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए Q एंड डायपोल के प्लस और माइनस, यानी कि डायपोल की लेंथ 2L से उसको मल्टीपल कर दीजिए तो आपको मिल जाएंगे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की आपको प्राप्त हो जाएंगे व्यंजक। ये है स्केलर फॉर्म में व्यंजक। एंड अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए तो आपको पता है डायरेक्शन माइनस से किधर की ओर? प्लस की ओर। दैट्स वाई ये हो गया आपको आई कैप की ओर इनका डायरेक्शन। अगर मैं वेक्टर लगाऊं तो ये आई कैप में इनका डायरेक्शन हो जाएंगे डायपोल मोमेंट का। एंड यहाँ पे डायरेक्शन की बात है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा एज्यूम किया गया है। एंड नेक्स्ट टर्म है डायपोल मोमेंट का ऐसे यूनिट कूलम इंटू मीटर होता है, क्योंकि फार्मूला में Q का कूलम
एल का मीटर हो गया। दैट्स वाई यहाँ पर डायमेंशन अगर मैं आपसे पूछूं तो डायमेंशन हो जाएगा क्यू का आई टी एंड एम का एल, यानी आई टी एल या ए टी एल डायमेंशन हो जाएंगे डायपोल मोमेंट का। डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा बात है कि प्रैक्टिकल यूनिट होता है डीवाई। ये डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अर्थात विद्युत ध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मात्रक डीवाई होता है। एक डीवाई बराबर 3.3 × 10⁻30 कूलम/मीटर होता है। तो इससे बढ़िया होगा कि आप ऐसा ही में याद रखेंगे 1 कूलम/मीटर = 3 × 10⁻29 डीवाई। सो 1 डीवाई बराबर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 1 डीवाई बराबर हो जाएंगे आपको कितना पता है, ये कट जाएंगे तो इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 × 10⁻20 -29 कूलम/मीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर 3 से इसमें डिवाइड कर दो तो आपको फाइनल आंसर ये आ जाएंगे, ये ही आएंगे। तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, जैसे कि आपको एक चीज़ याद है पहले से 1 कूलम = 3 × 10⁻9 ESU। तब तो आप यहाँ से 1 ESU अर्थात 1 स्टेट कूलम आसानी से निकाल लेते 1/3 × 10⁻9 या 3.3 × 10 कैसे निकाल लेते हो, क्योंकि आपको ऐसा ही में याद है। जैसे ऐसा ही में हम लोग को ये भी याद रहता है कि 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। ऐसे ही 1 जूल = 10⁷ अर्ग। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखते हैं। तो वैसे ही आपको ये 1 कूलम/मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डीवाई याद रखना है। एंड नेक्स्ट टर्म है यहाँ नेगेटिव -q है एंड यहाँ पॉजिटिव q है। तो इनके बीच की सेपरेशन है 12 और ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है माइनस से प्लस की ओर। सो p वेक्टर = वेक्टर फॉर्म में 2ql i कैप किस फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। आई होप मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। हम आपको जितना चीज़ बताया वो सब कुछ आप क्लियर समझ गए। अब हमारे बीच आ गया उसी का एक टॉपिक तो नहीं है बट उसी का एक टर्म है सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ चार्ज जिसे हम शॉर्टकट COC बोलते हैं। COC को समझने के लिए सबसे पहले आपको 11th की कॉन्सेप्ट COM अर्थात सेंटर ऑफ मास को समझना होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे 11th नहीं पढ़े होंगे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप सबका 11th छूट गया होगा। तो मैं प्रयास करता हूं कि आपको COM की कहानी याद हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, केयरफुली हमारी बातों को सुनिएगा, आप COM समझ जाएंगे। सपोज करिए कि आपके पास एक ये मोटा रड है। सपोज करिए ये आपके पास एक मोटा रड है जो सभी जगह जिसकी एरिया यूनिफॉर्म है, ना कहीं मोटा ज़्यादा है ना कम, यानी सभी जगह उनकी मोटाई सेम है। समझ रहे मेरी बात को? तो हमको ये बताइए कि इस रड पे कहाँ पे हम फोर्स लगाए कि ये जो आपको है, ये जो आपका है रड, ये रड का हर एक पार्टिकल्स एक साथ आगे बढ़ेगा। मतलब इस पर अगर धक्का लगाएंगे तो अगर यहाँ धक्का अगर लगाएं तो आपको पता चलेगा कि ये ही ठो पार्ट घूमने लगेगा, जबकि हम यहाँ लगाएंगे तो भी एक साथ इनके हर एक पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीच में फोर्स लगाते हो, अगर बीच में आप फोर्स लगाओगे तो पता चलेगा कि ये जो रड है, ये रड का हर एक पार्टिकल्स एक साथ आगे की ओर क्या करेंगे, मोशन करेंगे, गति करेंगे। अर्थात ऐसा किसी भी सबस्टेंस को, किसी भी रड को या किसी भी पदार्थ को का ऐसा बिंदु जहाँ पर फोर्स लगाने से उस वस्तु का प्रत्येक पार्टिकल्स एक साथ आगे मोशन करता है, तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे ये फोर्स लगाया और उस पदार्थ की हर एक पार्टिकल एक साथ आगे बढ़ा, उसी पॉइंट को हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली सेंटर ऑफ चार्ज है कि कहीं पे दो चार्ज है तो उसके बीच में कहाँ पे फोर्स लगाया जाए कि दोनों चार्ज एक साथ आगे बढ़े, इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ चार्ज। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक रड है, ये रड चार्ज है, तो चार्ज हैं, तो ये बताइए इसका सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ मिलेंगे, तो आप कहेंगे मिड में मिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब ये हुआ,
अगर सेंटर ऑफ मास कहेंगे खोजने तो भी आप कहेंगे मिड में मिलेंगे। तो मिड में अगर सपोज करिए कि ये 5 kg का है तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ सेंटर ऑफ मास है वहीं पर 5 kg मान लिया जाता है, अदरवाइज इधर जो मास है उसको हम लोग भूल जाते हैं। समझ गए ना। तो यही था आपको सेंटर ऑफ मास की कहानी, जिसको आप समझ गए। यानी जहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास मिलेंगे उस बॉडी का संपूर्ण मास को वहाँ पर उस बिंदु पर केंद्रित माना जाएगा। ऐसे ही चार्ज को भी केंद्रित माना जाएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को केयरफुली समझ गए होंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि आप हम लोग को पता है फ्रॉम 11th क्लास से COM सेंटर ऑफ मास से, कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट पर हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो हम करेंगे क्या, जो रड या जो भी मास वाले बॉडी होंगे उसमें से छोटा सा मास कट करेंगे जिसे हम कहेंगे DM, और उसको एक्स कोऑर्डिनेट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। ये वैलिड किसके लिए है, ये वैलिड है यूनिफॉर्म मास के लिए। यूनिफॉर्म मास मतलब ये हुआ कि आपको डिस्क्रीट फॉर्म में ना होना चाहिए, आपको कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे ये रड है तो इस रड के अगर हम इस रड के एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट पर अगर हम सेंटर ऑफ मास ढूंढना चाहे तो हमें तो बीच में ही मिलेंगे, बट ये निकालने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा इसका मास DM कट करना है एंड एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, जैसे इस कोऑर्डिनेट को O मान लिए, 0 मान लिए, एंड इसको ये लंबाई L होगा तो इसको L मान लिए। तो ऐसे करके कोऑर्डिनेट लेके हम इनका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो आपके पास एक रड है, इस रड का सेंटर ऑफ मास निकालना, ये लेंथ L है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये होगा कोऑर्डिनेट x1 y1, ये होगा कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x1 y1 0,0 हो जाएंगे, जबकि ये होंगे x का वैल्यू ध्यान से देखिए, तो x का वैल्यू L हो गया, जबकि y2 का वैल्यू 0 है। तो यही कोऑर्डिनेट है। एंड यहाँ से हम थोड़ा सा इसका क्या कट करेंगे, DM कट कर लेंगे, थोड़ा सा DM कट करेंगे। तो DM कट करेंगे, यहाँ पे DM कट कर लेंगे। सो हम इनका करेंगे इंटीग्रेशन, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। समझ रहे मेरे फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, DM के रिस्पेक्ट में। तो आई होप आप इन सारे फैक्ट को समझ रहे होंगे। तो चलो, अगर एक्स एक्सिस पे आपको चाहिए DM, अगर आपको एक्स एक्सिस पे चाहिए सेंटर ऑफ मास, तो आप करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू एक्स कोऑर्डिनेट बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। सिमिलरली अगर y एक्स पे चाहिए तो यहाँ y कर देंगे एंड यहाँ सिर्फ यहाँ पे कोऑर्डिनेट y ले लेंगे। अब सुनिए, अगर कंटिन्यूअस मास नहीं है, यानी कि मास सिस्टम में है, कहीं कहीं रखा है, उस स्थिति में आप जो है यानी कि डिस्क्रीट फॉर्म में हो, यहाँ पे मास M1 है, यहाँ M2 है, यहाँ M3 है, तब यदि आपको क्या निकालना हो, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे, तो आप ध्यान सुनिए, आप सूत्र याद रखेंगे, CX सेंटर ऑफ मास पर होगा सूत्र M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2 सो ऑन। तो ये हो गया फार्मूला। सिमिलरली y एक्सिस पे भी होंगे, एंड जो चीज़ें मैंने सेंटर ऑफ मास के लिए समझाया सब कुछ सेंटर ऑफ चार्ज के लिए वैलिड है। जैसे x पे COC, तो पहले DM लेते थे, यहाँ DQ लेंगे, यहाँ x कोऑर्डिनेट बाय DQ, एंड सिमिलरली ये भी है। एंड अगर n चार्ज सिस्टम में है, डिस्क्रिएट फॉर्म में, तो उसके लिए भी यही समीकरण होंगे। अगर फिर भी ये चीज़ें समझ में आया तो आइए हम सवाल करते हैं, और जब ये सवाल करेंगे तो आपको आसानी से चले आएंगे समझ में। आइए ध्यान सुनिएगा। कहा जा रहा है कि फाइंड डायपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम शो इन फिगर। कहता है फिगर में दिए गए सिस्टम का आपको डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। ध्यान सुनिएगा केयरफुली। ये है आपके पास एक डिस्क्रिएट फॉर्म में चार्ज, यहाँ पे है +2q चार्ज, एंड यहाँ है -q, एंड यहाँ है -q।
मेरे डियर स्टूडेंट्स, केयरफुली बातों को सीखना और समझना। आपको क्या कहा निकालने के लिए? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको खोजना क्या है? सबसे पहले खोजना है सेंटर ऑफ चार्ज। किसका सेंटर ऑफ चार्ज ढूंढने जाएंगे? तो सेंटर ऑफ चार्ज ढूंढने चलेंगे हम लोग किसका? ध्यान सुनिएगा, हम लोग खुद ढूंढेंगे इनका, -q एंड -q। किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। तो ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ पे क्या x1 y1 ले सकते हैं, यहाँ पे x1 और y1 ले लिए, यहाँ x1 का 0 y1 का 0 एंड यहाँ पे लेंगे, इस बिंदु पे लेंगे x2 y2 एंड ये हो जाएगा L एंड ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये L है, ये भी L है, ये भी L है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे इधर चाहिए, इसका सेंटर ऑफ चार्ज चाहिए, तो वैसे भी आपका कहना होगा L/2 पे मिलेगा। बट L/2 कैसे मान लें? सबसे पहले x पे हमें चाहिए सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ चार्ज बराबर सूत्र अभी बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ। तो यहाँ इंटीग्रेशन आप नहीं ले सकते। आप कहेंगे क्यों नहीं? इंटीग्रेशन इसीलिए ले सकते हैं हम लोग क्योंकि, ध्यान सुनना, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्क्रिएट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? डिस्क्रिएट, कंटिन्यूस तो है नहीं। तो फॉर्मूला होगा XCC यानी सेंटर ऑफ चार्ज M1 x1 प्लस M2 x2 बाय M1 प्लस M2, यही तो बताया था। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुट करिए, मान लीजिए कि ये इसका हमको निकालना है सेंटर ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे M1 ना दे के Q1 देते, यहाँ M2 ना दे के Q2 देते, यहाँ M1 ना दे के Q1 देते, यहाँ M2 ना दे के Q2 देते। अब चलिए इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इनका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, x1 भी 0 y1 भी 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका होगा x2 y2। तो x2 का मान L, y2 में 0। अब यहाँ पुट करिए, तो Q1 तो है ही, मोड लेना है, ये मोड में लीजिएगा। ये चार्ज कौन में लेते हैं अपना लोग? मॉडुलस में। तो Q मल्टीपल कोऑर्डिनेट x1 का वैल्यू 0 प्लस Q2 का मान, Q2 का मान है Q मोड लिए, अब बीच का लेंथ x2 का मान L बाय बोलिए QQ 2Q। सो डियर स्टूडेंट्स, QQ कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको आंसर बचेगा कितना? L/2 पर हमें मिलेंगे XCC। L/2 पे क्या मिलेंगे? XCC, यानी यहाँ मिड में हमें मिलेंगे -2Q, यानी कि ये दोनों चार्ज हम कहाँ पे सपोज कर लेंगे? यहाँ मिड में। अर्थात हमें बनेंगे एक नया डायपोल, यहाँ +2Q एंड इन दोनों चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ मिला डियर फ्रेंड? बीच में, जो हमने अभी कैलकुलेशन करके आपको बताया। तो यहाँ होगा -2Q एंड यहाँ है +2Q। क्या ये डायपोल बन गया? आपका कहना होगा हाँ ये तो डायपोल बना। ये है डियर फ्रेंड माध्यिका, जिसको मीडियन बोलते हैं। तो ये मीडियन तो आप निकालना जानते हो। अगर ये L/2 है, ये L है, तो ये कर्ण नहीं निकालने के, कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर, और इस पे चढ़ जाएंगे वर्ग। तो ये हो जाएगा L² माइनस L²/4 अंडर रूट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे √3/12। तो आंसर आया ये लेंथ आया √3/12, ये सेपरेशन। एंड डायपोल मोमेंट बराबर, अभी आपको सूत्र पता है कि डायपोल मोमेंट बराबर हमने पढ़ाया था आपको, P बराबर दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो ले लीजिए 2Q मल्टीपल बीच का सेपरेशन कितना है? √3/2L। √2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया √3QL इज डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का डायपोल मोमेंट निकला √3QL। एंड सेकेंड मेथड एक मेरे पास और है, वेक्टर वाला मेथड। ये तो हमने आपको बता दिया, आप सीख गए होंगे। एंड एक मेथड और है, क्या आप इस यहाँ पे +2Q था, इस +2Q को आप +Q लिख सकते थे डियर फ्रेंड? आप कहेंगे हाँ। तो बनेंगे आपको दो डायपोल, एक डायपोल ये बना
एंड एक डायपोल ये बना। इस डायपोल के डायरेक्शन माइनस से प्लस एंड इसकी भी डायरेक्शन माइनस से प्लस। ये कितने डिग्री होते हैं डियर स्टूडेंट? 60 डिग्री। ये होते हैं 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के बीचों बीच आंसर आपको कितना बताया था? आप याद करिए, तो आपको लिखाया था 60 डिग्री के बीचों बीच आंसर होता है पी नेट, डायपोल मोमेंट नेट होता है √3p, √3p। सो √3 एंड p बराबर सूत्र बताए थे कि डायपोल के किसी एक पोल का चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीपल बीच का सेपरेशन कितना है? L। दिस इज योर आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको हर एक पॉइंट हमने समझाया। अगर डायरेक्शन की बात होगी, किसकी बात होगी? वेक्टर की बात होगी, तो आप बताइए किधर जा रहे हैं, कौन कैप में? आपका आंसर होगा J कैप। सो J कैप आप इनका डायरेक्शन कह सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके बीच, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द डायपोल मोमेंट, फाइंड द डायपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम शो इन फिगर। इस फिगर में डियर स्टूडेंट्स एक रिंग गिवन है, एक रिंग दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये रिंग है और ये रिंग है चार्ज, जिस पे +Q चार्ज दिख रहा होगा आपको। एंड इस रिंग का कहता है डायपोल मोमेंट निकालनी है, जबकि यहाँ पे मध्य बिंदु ओरिजिन O पर -Q चार्ज है। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि एक रिंग का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा या सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा वहीं सेंटर ऑफ चार्ज माना जा सकता है। और सेंटर ऑफ मास उसको कहते हैं जहाँ भी सेंटर ऑफ मास मिलता है, पूरे बॉडी का मास वहीं पर हम केंद्रित मान लेते हैं, ऐसा है। या चार्ज अगर जहाँ मिला सेंटर ऑफ चार्ज, वहाँ पर संपूर्ण बॉडी का चार्ज केंद्रित माना जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को 11th में हमने प्रूव किया था कि जब भी आपको रिंग दिया रहे तो उसके एक्स अक्ष पर आपको सेंटर ऑफ चार्ज नहीं मिलेंगे। 11th में आपको बताया था सेंटर ऑफ मास में कि रिंग के एक्स एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास नहीं मिलता है, वाई एक्सिस पे मिलता है सेंटर ऑफ मास। वो भी कितना दूरी पे? वो भी मिलता है 2r/π पर सेंटर ऑफ मास मिलता है। अर्थात यहाँ सेंटर ऑफ चार्ज कितना दूरी पे मिलेंगे? तो 2r/π, अर्थात यहाँ पे मिलेगा cc। इस रिंग का, इस चार्ज जो सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका यहाँ पे 2r/π पे मिल जाएंगे आपको, कौन सी मिलेंगे? cc, सेंटर ऑफ चार्ज। सो सेंटर ऑफ चार्ज आपको पता चल गया, तो आसानी से आप क्या करेंगे, यहाँ पर p निकाल सकते हैं इनका। तो यहाँ पे हो गया टोटल का +Q एंड ये हो गया -Q। तो इसके बीच की दूरी बताइए, तो बीच की दूरी कोऑर्डिनेट y एक्सिस में कितना निकला? 2r/π। दिस इज सेपरेशन बिटवीन +Q एंड -Q। सो P = सूत्र होता है दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड गुना बीच की दूरी, कितना निकला? 2r/π एंड मल्टीपल कर दीजिए तो 2qr/π। यही होगा आपको डायपोल मोमेंट। अगर इनकी डायरेक्शन की बात करी जाए तो हो जाएंगे J कैप, क्योंकि माइनस से किधर की ओर? प्लस की ओर। अगर आपको निकालना है ये सेंटर ऑफ चार्ज, तो सेंटर ऑफ चार्ज हम एक बार आपको बता देते हैं कि आप कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से सीखिएगा। क्या हम सबसे पहले एक्स पे निकालने चलेंगे सेंटर ऑफ चार्ज? तो इस जो सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका थोड़ा सा पार्ट कट किए, जो है dl, एंड dl पे चार्ज कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? dq। dl बराबर इट इज अ बिहेव लाइक आर्क, सो एंगल गुना रेडियस, दैट्स वाई r × dθ बचा dq। डियर स्टूडेंट्स, कुछ हम यहाँ पे रब कर लेते हैं। रब क्या करते हैं, ध्यान सुनना। अगर dl पे चार्ज, ध्यान से सुनना, अगर dl की वैल्यू कितना है? r × dθ, ये तो हमने बताया है। और ध्यान सुनना, ये पूरा कितना होता है? सेमी सर्कुलर रिंग का जो भी ये है परिधि, सरकमफ्रेंस, कितना होता है? तो आप कहेंगे एंगल गुना त्रिज्या, क्योंकि एंगल बन रहा है पाई × रेडियस बराबर डियर स्टूडेंट कितना चार्ज है? Q चार्ज है, इसलिए 1 यूनिट पर चार्ज कितना होंगे? Q/πr। सो r × dθ पे कितना होंगे? r × dθ। आप कहेंगे r × dθ से यहाँ क्या कर दीजिए? dθ से मल्टीपल कर दीजिए, तो r क्या हो गया? कैंसिल। सो अपने पास बचा Q dθ/π
पाई, आर डी थीटा बराबर क्यू डी थीटा बाय पाई, दैट्स वाई इट इज अ डी एल एंड आल्सो कॉल्ड डी क्यू। तो डी क्यू की मान आया क्यू डी थीटा बाय आर, डी क्यू का मान आया क्यू डी थीटा बाय आर। सो डियर फ्रेंड्स, डी क्यू की वैल्यू जो हमने अभी पुट करके निकाला, कितना निकला डी क्यू की वैल्यू, ये डी क्यू है, डी क्यू की वैल्यू क्यू डी थीटा बाय कितना, क्यू डी थीटा बाय पाई आया। एंड अब डी क्यू का कोऑर्डिनेट खोजना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये रिंग था, ये सेमी सर्कुलर रिंग था, तो आप बताओ यहाँ पे डी एल अगर काटे तो ध्यान सुनना, ये एक्स एक्स है एंड ये वाई एक्सिस है। तो क्या ये एक्स में यहाँ है कोऑर्डिनेट एंड वाई में ये है, वाई में ये है। तो हम इनका तोड़ेंगे कंपोनेंट, किनका कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो ये जो हमारा कट किया हुआ ब्रांच था आर, इसका तोड़ेंगे। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एंगल में तोड़ेंगे, एक एंगल के परपेंडिकुलर तोड़ेंगे। तो एक होगा आर कॉस थीटा एंड एक टूटेगा ये वाला आर साइन थीटा, जिसे यहाँ भी लिख सकते हैं आर साइन थीटा। सो कितने हमको डी क्यू का कोऑर्डिनेट मिला, एक एक्स में मिला, एक वाई में मिला, एक जिधर एंगल बनता था उधर आर कोस थीटा टूटा, जिधर नहीं बनता था उधर हम तोड़ दिए आर साइन थीटा। सो एक्स में क्या टूटा, आर कोस थीटा, वाई में क्या टूटा, आर साइन थीटा। नाउ मुझे चाहिए एक्स सी सी, एक्स सी सी ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस रड है, इसीलिए हम उसमें से डी क्यू कट किए एंड उसका एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले लिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। डियर फ्रेंड्स, एक बात बताओ, डी क्यू की वैल्यू अभी निकाले थे क्यू इंटू डी थीटा बाय पाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकला था डियर फ्रेंड्स, आर कॉस थीटा बाय डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू। सो डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ छूट रहा है, इंटीग्रेशन करना चाहिए था, क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन में रखना चाहिए। तो इंटीग्रेशन दे दिए और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, आपका कहना होगा 0 डिग्री से कहाँ तक 180 डिग्री तक। ये थोड़ा सा छूट गया, आप इसे भी कर सकते हैं, समझ गए। एंड क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल आउट। तो मेरे बीच जो चीज़ें हैं वो है फिक्स आर और पाई। तो आर बाय पाई को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे एंड इंटीग्रेशन में बचेगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कहाँ से 0 से 180 डिग्री तक इंटीग्रेशन करना है एक्स सी सी निकालने के लिए। डियर फ्रेंड्स, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, आप पुट कर दो एंड पहले 180 रखो, फिर 0 डिग्री रखो और आप कैलकुलेशन करो, तो आपको फाइनली जो है पता चल जाएंगे। साइन 180 अपर लिमिट माइनस लोएस्ट लिमिट रखे एंड साइन 180 की वैल्यू 0, तो पूरा आंसर आ जाएगा। एक्स एक्सिस में आपको सी सी मिलेंगे, सेंटर ऑफ चार्ज 0, अर्थात पता चल गया कि एक्स एक्स में सेंटर ऑफ चार्ज 0 आता है, यानी एक्स में कभी भी सी सी नहीं होगा। अब चलिए वही चीज़ कहानी हम वाई एक्सिस में शुरू करें। वाई एक्सिस में सेम फार्मूला लिखा, डी क्यू का मान है क्यू डी थीटा बाई पाई और वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा। सो क्यू कैंसिल, इंटीग्रेशन से बाहर निकला आर बाय पाई, 0 से 180 तक साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा एंड सब कुछ वही वैल्यू पर पुट कर दिए। माइनस को प्लस करने के लिए हमने 180 माइनस 0 डिग्री, या कभी कभी हम माइनस को प्लस करने के लिए माइनस तो बाहर ले लिए, तो 180 माइनस इतना, तो हमारे पास ये हो गया -2 से गुना कर देंगे तो हमें आएंगे 2r बाय पाई। अतः हमें पता चल गया कि हमें सेंटर ऑफ चार्ज, एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ चार्ज जो है कितना, वाई एक्सिस के 2r बाय पाई पे मिलेंगे एंड हमारे पास यहाँ माइनस क्यू था ही, वो पूरा प्लस चार्ज यहाँ मानेंगे एंड ये दूरी कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये दूरी हमारे पास हो जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, ये हो गया 2r बाय पाई। सो P इक्वल टू फार्मूला पढ़े थे, किसी एक पोल का चार्ज इंटू बीच की दूरी 2r बाय पाई एंड फाइनली आया 2qr बाई पाई। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। अर्थात चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग के वाई एक्सिस पर हमें 2r बाय पाई पर COC यहाँ ट्रिपल C लिखा गया है, यहाँ पे आप लिखोगे COC यानी सेंटर ऑफ चार्ज प्राप्त होगा, जहाँ पूरे अर्ध रिंग का आवेश का बिंदु रूप में
माना जा सकता है, यानी कि प्लस जो चार्ज था जितने सारे वो सबको बिंदु रूप में हम 2r/π पे मान सकते हैं, जैसा कि नीचे हमने दिखाया है। और वही फिगर यहाँ पे हमने दिखाया है जो आप देख रहे होंगे, +q एंड यहाँ -q, इसकी डायरेक्शन -2 प्लस ये सेपरेशन 2r/π एंड 0,2r/π पे हमें मिल रहा है कौन चीज़, हमें मिल रहा है डायपोल मोमेंट। एंड सब कुछ पुट करके हमें पता चल गया कि डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है यहाँ पे वो आएंगे 2r3/π और डायरेक्शन होगा j कैप में। आई होप आप मेरी बातों को क्लियरली समझ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर चार्ज रिंग है जिसके सेंटर पे माइनस चार्ज है एंड वो जो सर्कुलर चार्ज रिंग है उस पर प्लस चार्ज है। तो फाइंड करिए डायपोल मोमेंट। अब आप बताइए कि क्या ये सारा का सारा प्लस चार्ज हमको आपको डिश पढ़ाया था, रिंग पढ़ाया था, प्लेट पढ़ाया था, ये सब का सेंटर ऑफ चार्ज केंद्र पे मिलता है, अर्थात ये सारा का सारा प्लस चार्ज कहाँ पे चले जाएंगे, केंद्र पे चले जाएंगे। और केंद्र पर ही प्लस है, केंद्र पर ही माइनस है, यानी 12 की वैल्यू कितना आएंगे, डायपोल बनेंगे ना। तो एक ही जगह पे प्लस और माइनस है, तो ये तो बिंदु एक ही बिंदु पे पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, तो इसको हम तो बोलते हैं नॉन पोलर, अर्थात ये तो डायपोल बना ही नहीं। 12 का मान है 0 और पोलर P बराबर से होता है Q इंटू 12 की वैल्यू 0, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आ रहा है, अर्थात हम इसे नॉन पोलर भी कह सकते हैं। ये सारा का सारा कहानी था हमें किससे रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन रिलेटेड था डायपोल मोमेंट से। आई होप आप डायपोल मोमेंट के से रिलेटेड हर एक चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एनी पॉइंट। एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एनी पॉइंट। सिंपल वे में इनको सुनिए, हम 6 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी करने वाले हैं, ध्यान सुनना। डायपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति तथा एनी पॉइंट पर, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोला, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति अर्थात एक्स अक्ष पे, निरक्षीय स्थिति अर्थात वाई अक्ष पे, एनी पॉइंट अर्थात ना तो एक्स ना तो वाई, कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एवं पोटेंशियल की वैल्यू का जो भी एक्सप्रेशन आता है उनका व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये हमारे पास 3 प्रश्न हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड डायपोल पर एंड 3 पोटेंशियल रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये तीनों 6 प्रश्न को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 रिलेटेड होगा डायपोल से। एंड यहाँ पे कुछ और बात भी हम करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको समझा दें कि क्या होता है एक्सियल पोजीशन, क्या होता है इक्वेटोरियल और क्या होता है एनी पोजीशन। ध्यान सुनिएगा, ये हमारे पास इधर है -q चार्ज एंड यहाँ है +q चार्ज। सो ये होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका मिड पॉइंट O होगा, ये सेपरेशन L होगी एंड ये सेपरेशन भी L होगा। कुल मिला के ये हुआ कि डायपोल की टोटल लेंथ 12 हो गया एंड इसकी अगर मोमेंट की बात करी जाए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, तो वो होगा माइनस से प्लस, ये होगा P वेक्टर। सो अगर मैं यहाँ पे कोई P पॉइंट लूँ तो इसे कहा जाएगा एक्सियल पॉइंट में। P को अभी किस स्थिति में है, P है एक्सियल पोजीशन में अर्थात अक्षीय स्थिति में, जिसे हम tan A भी कहते हैं पोजीशन, tan A पोजीशन। किसी किसी बुक में इसको एंड ऑन पोजीशन पर भी कहा जाता है। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। तो कुल मिला के इनके 4 नाम हो गए। पहला अक्षीय स्थिति जिसको अंग्रेजी में एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, दूसरा नाम है एक्स अक्ष पे निकालो, तीसरा नाम है कि tan A में निकालो एंड चौथा नाम है एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डायपोल के कारण फाइंड करो। चलिए, एंड इस केंद्र से ये अक्सर दूरी r होता है, ये भी ध्यान रखना। एंड इस केंद्र से r दूरी पर या तो y अक्ष पे भी पॉइंट P दिख सकता है, तो ये कहा जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन अर्थात निरक्षीय स्थिति में
या इसी को आप बोलते हैं y अक्ष पे हम पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं डायपोल कारण, इसी को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। और आप इन्हीं सब बातों को केयरफुली ध्यान रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये डायपोल है और डायपोल के ना यहाँ है P पॉइंट और ना ही यहाँ है, यानी यहाँ तो माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है, ना हम x अक्ष पे ले रहे हैं पॉइंट P एंड ना ही ओरिजिन से r दूरी पर y अक्ष में ले रहे हैं, हम यहाँ कुछ थीटा एंगल पर डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल पे पॉइंट यहाँ पे कोई P ले रहे हैं, तो ये ना x में है ना y में है, तो हम इसी को बोलेंगे एनी पोजीशन। अर्थात आप इस प्रकार से हर एक टर्म्स को समझ गए, कब एक्सियल होगा, कब इक्वेटोरियल होगा और कब एनी पॉइंट कहा जाएगा। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इन्हीं सब एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एनी पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करेंगे, डायपोल कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट करेंगे किधर किधर, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल एंड एनी पॉइंट में, एंड पोटेंशियल भी फाइंड आउट करेंगे एक्सियल में, इक्वेटोरियल में एंड एनी पॉइंट पे। इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 6 प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, तब जाके हम लोग के बीच एक उसी से रिलेटेड इक्विलिब्रियम की कहानी भी आएंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, एनर्जी निकालेंगे डायपोल का एंड वर्क डन भी फाइंड आउट करेंगे।